एक रैंडम कॉल आपको आ सकता है जिसके अंदर आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपके नाम से किसी ने पार्सल किया था और वो जो पार्सल है वो किसी फॉरेन कंट्री जा रहा है और उस पार्सल के अंदर कुछ इलीगल आइटम्स जैसे कि ड्रग्स हो सकते हैं या वेपन्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ इलीगल आइटम्स डिटेक्ट हुए हैं जिसके बेस पे आपके खिलाफ केस रजिस्टर होने वाला है। जब आप मना करते हैं कि नहीं मेरा ये पार्सल नहीं है, मैंने नहीं दिया या मेरी जानकारी किसी ने मिसयूज़ की है, तो वो कहते हैं ठीक है हम इसको स्टॉप कर देते हैं, बट आपका कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट जो पर्सन आपसे बात करेगा वो क्लेम करेगा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और आप स्काइप के ऊपर कॉल पे आ जाइए। वीडियो कॉल पे बातचीत होती है। वीडियो कॉल के अंदर आपको सामने एक बहुत प्रोफेशनल सेटअप दिखता है, लगता है कि कोई पुलिस स्टेशन का सेटअप है। कुछ लोग यूनिफॉर्म में होते हैं और वो आपसे बात कर रहे होते हैं और आपको कन्विंस करते हैं कि आपके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं पूरे इंडिया में और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हैं और आपसे वो अमाउंट लेना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा ठीक है इस अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दो, हम आपका केस सेटल कर देंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल अमाउंट्स और 2-5 लाख रुपए से शुरू होता है वो, कुछ लोगों ने करोड़ों तक रुपए ट्रांसफर कर दिए, 10-10, 15-15 करोड़ तक भी लोगों ने ट्रांसफर किए। और अल्टीमेटली ये जो पूरे का पूरा मॉडस ऑपरेंडी है ये डर के खिलाफ है कि आप बेसिकली आप डर रहे हैं, जितना डरेंगे ब्लैकमेल होना स्टार्ट होंगे और ये प्रोसेस एंडलेस है और आपका वो ब्रेन वॉश करके रखते हैं कि देखिए आप किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, अगर किसी को भी बताया तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो उस टाइम पे सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक को यूज करके आपको कन्विंस कर लिया जाता है कि आपको सिर्फ उन्हीं के टच में रहना है और उन्हीं की बातचीत करते रहना है और जैसा वो बताएंगे वैसे ही वही इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। आपने कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिकली लीक करी तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस अरेस्ट से बचने के लिए लोग डर के मारे ब्लैकमेल होते रहते हैं और इस तरीके के फ्रॉड्स का शिकार बनते हैं। अगर आपने कोई कुरियर नहीं किया है, अगर ऐसा कोई पार्सल नहीं है जो आपके नाम से जाने वाला है, तो आप उसको मना कर दो, कॉल को डिस्कनेक्ट कर दो, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसके खिलाफ होगी, जिसने भी वो पार्सल अगर रियल में भी किया है तो उसके खिलाफ होगी, आपके खिलाफ नहीं होने वाली। तो आपको इस बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम वालों का उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में टेररिस्ट फंडिंग हुई है 5 से 7 लाख की। उन्होंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बोले इसको उन्होंने वीडियो कॉल करी, प्रॉपर वो पुलिस वाले दिख रही थी, पीछे थाना था, महाराष्ट्र पुलिस का लोगो था। मैंने उन पर ट्रस्ट किया, उन्होंने बोला आप किसी की बात मत करना, इस बारे में किसी को मत बताना, तो ये लोग भी सारे केस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपको जेल हो सकती है। मैंने उन पर ट्रस्ट करके उनके अकाउंट में 5 लाख रुपये डाल दिए। उन्होंने जैसा कहा कि ये अकाउंट है इसमें 5 लाख रुपये डालिए, अब इस केस से बरी हो जाएंगे। उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, ना किसी का फ़ोन मिला, ना कुछ एप्लीकेशन किसी ने वीडियो कॉल वगैरह कुछ हो पाया। घर वो जगह है जो हमारी सुरक्षा और सुकून का प्रतीक है, लेकिन जब यही घर कैद खाना बन जाए तो क्या होता है। एक ऐसा कैद खाना जहाँ कोई दीवारें या सलाखें नहीं हैं, पर आप फिर भी बाहर नहीं जा सकते। ये है डिजिटल अरेस्ट की कहानी। आधुनिक दुनिया में जब सब कुछ डिजिटल हो गया है, अपराधों का भी स्वरूप बदल गया है। डिजिटल अपराध और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली गिरफ्तारी, जिसे हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, कानून व्यवस्था के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरी है। आप जानते हैं कि साइबर क्राइम का आजकल जिस तरह से प्रचलन बढ़ रहा है वो सभी के लिए एक चिंता का विषय है और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं विभिन्न तरीके के वो मोडस ऑपरेंडी वो इस्तेमाल करते हैं और उसमें आजकल एक बहुत ही इनोवेटिव उन्होंने तरीका ढूंढा है। उसको कॉमन पार्लेंस में डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई परिभाषा कानून में तो नहीं है, बट ये कॉमन पार्लेंस में साइबर क्राइम को जो डील करते हैं पुलिस ऑफिसर्स और दूसरी एजेंसीज, सभी साइबर क्राइम के इस मोडस ऑपरेंडी को डिजिटल अरेस्ट का नाम देने लगे हैं। इसके टिपिकली इसमें ये किया जाता है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो किसी वनरेबल व्यक्ति को, आई थिंक उसका प्रोफाइल वो पहले जांचते हैं कि किस तरह के प्रोफाइल का वो व्यक्ति है और उसके बाद उसको फ़ोन करके ये डराया जाता है कि आपके जो खाते हैं वो संदिग्ध उनमें ट्रांजैक्शंस हुए हैं। डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत डिजिटल अपराधों से होती है। साइबर क्राइम, जिसमें हैकिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड और अन्य प्रकार के डिजिटल अपराध शामिल हैं। जैसे जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है, वैसे वैसे इन अपराधों की संख्या भी बढ़ी है। वर्तमान में जो टॉप 5 साइबर क्राइम मॉडस ऑपरेंडी हैं, उनमें सबसे पहला नाम डिजिटल अरेस्ट का ही है। डिजिटल अरेस्ट चाइनीज मॉडस ऑपरेंडी है, जिसके तहत चाइनीज टेरिटरी के विभिन्न देशों में भारतीयों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता है।
वहां जाने पर भारतीयों को बंधक बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर उनसे अपने ही देश के लोगों को पुलिस, ईडी या सीबीआई ऑफिसर बनकर ऑनलाइन ठगी करने को मजबूर किया जाता है। भारतीयों से प्राप्त पैसों को अक्सर साइबर ठग क्रिप्टो ट्रेडर्स के माध्यम से क्रिप्टो एसेट में कन्वर्ट कर क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेशी मुद्रा में प्राप्त करते हैं। डिजिटल अरेस्ट की प्रक्रिया पारंपरिक गिरफ्तारी से कुछ अलग है। इसमें अपराधी को डिजिटल प्रमाणों के आधार पर ट्रैक किया जाता है। साइबर क्राइम आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसका एक प्रारूप है डिजिटल अरेस्ट। इससे आप क्या समझते हैं और इससे आप किस तरह से जागरूक हैं? सबसे पहले अगर किसी का भी आपके पास कॉल आता है तो आप घबराएं नहीं, आप उसकी बात सुनें, क्योंकि नॉर्मली ये कॉल आता है आपके पास वॉइस कॉल, कभी भी नॉर्मल कॉल नहीं आता है, क्योंकि जिसको कॉल करना है आपके नोन को वो वॉइस कॉल नहीं करेगा, आपको नॉर्मल कॉल करेगा। सबसे पहले आप वहाँ पे सतर्क हो कि आपको वॉइस कॉल क्यों किया जा रहा है। जिस भी आपके फैमिली मेंबर के कंसर्न में अगर कॉल आ रहा है, आप उसका फोन काटें, आप उस फैमिली मेंबर को पहले कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। नहीं होता है मैसेज करें, नहीं होता है आप सबसे पहले अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके संपर्क करें। उस चीज को लेके आप घबराएं नहीं, पुलिस बहुत सपोर्टिव है। आप जाएं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं, उनका अपने बताएं जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि साइबर फ्रॉड वाले आपको इतना टाइम नहीं देते हैं। वो आपको मेंटली कैप्चर कर लेते हैं कि आप कुछ भी ना बोल पाए ना सुन पाए। तो उस चीज को लेके घबराएं नहीं। आप सबसे पहले पीसफुली सोचें कि आपके पास फोन आया है, किस कंसर्न से आया है। आपको अपनी बेटी के कंसर्न में आया है, बेटे के लिए, फैमिली मेंबर के लिए, आप उनको कॉल करके एक बार ट्राई करें। नहीं फोन उठाए, उनके फ्रेंड्स को फोन करें। और सिचुएशन से डरो मत, क्योंकि सामने वाला आपको डराता है। और दूसरी बात, वो आपको बोलता है नई नई ऐप डाउनलोड करके आपसे बात करने के लिए। क्यों ऐप डाउनलोड करनी है? जब उन्होंने कॉल आपको व्हाट्सएप पे किया है, आप उनको नॉर्मल कॉल करो ना एक बार। जी। डिजिटल अरेस्ट, जैसा कि आपका प्रश्न है, डिजिटल अरेस्ट एक ऑनलाइन सोफिस्टिकेटेड साइबर क्राइम है। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं आजकल सोशल मीडिया टूल्स के माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप का वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल हो सकता है, या स्काइप का हो सकता है, या अन्य कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पोटेंशियल विक्टिम्स को एक कॉल किया जाता है। उनको किसी न किसी रूप में डराया जाता है, चाहे वो उनके पास में कोई कॉन्ट्राबैंड पार्सल हो या उनसे रिलेटेड कोई झूठा फेक केस हो। इस माध्यम से उनको डरा करके कंटिन्यूसली उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे संपर्क में रहते हुए उनसे ठगी की जाती है। हमारा सभी से अपील है कि जब भी आपके पास में इस तरह की कॉल आए, तो बेसिक संदिग्ध कॉल आए, तो उसमें अलर्ट रहें। तुरंत उसको स्थानीय थाने से या साइबर क्राइम हमारा जो पोर्टल है उस पर या साइबर थाने पे उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करें और अपने आप को बेसिकली सतर्क रह करके बचाएं इससे। पुलिस और अपराध सेल डिजिटल फिंगरप्रिंट और अन्य तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए अपराधी तक पहुंचती है। हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक नामी परिवार के युवक के साथ डिजिटल हाउस अरेस्ट का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने युवक को 8 दिन तक साइबर अरेस्ट रखा और 712 करोड़ रुपए की टेरर फंडिंग में फंसाने की धमकी देकर 4.5 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को आरबीआई अधिकारी और हैदराबाद पुलिस से बताया था। इतने लंबे समय डिजिटल अरेस्ट का देश का ये पहला मामला है। वैशाली नगर के पीड़ित युवक ने बताया कि 1 अगस्त दोपहर 2 बजे मोबाइल पर कॉल आया। सामने वाले ने खुद को आरबीआई कस्टमर सर्विसेज अधिकारी बताते हुए क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट होने की जानकारी दी। युवक ने मना किया तो सामने वाले ने कहा कि 9 मई को कुछ इश्यू हुआ था, कार्ड आपका नहीं है तो हैदराबाद पुलिस से बात करो, और कॉल ट्रांसफर कर दिया। एक महिला ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि 712 करोड़ रुपए की टेरर फंडिंग में तुम्हारे खाते का भी इस्तेमाल हुआ है। पीड़ित ने मना किया तो महिला ने कहा कि खाते से 20 लाख रुपए आतंकी गतिविधियों के लिए भेजे गए हैं। महिला ने जांच के नाम पर युवक से आधार और उसके खातों की डिटेल मांगी। महिला ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसमें 260 लोग संदिग्ध पाए गए हैं, जिनमें से 194 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तुम्हारे खिलाफ भी प्राइमरी जांच शुरू हो गई है और गिरफ्तारी होगी। इसके बाद युवक के नंबर पर अलग अलग जांच एजेंसियों के नाम पर फर्जी वारंट और नोटिस आने लगे। पिछले साल भी झुंझुनू में बीट्स पिलानी की महिला प्रोफेसर को ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसने की धमकी देकर करीब 8 करोड़ रुपए ठगे थे। अभी राजस्थान पुलिस ने साल भर पहले हैकाथन किया था साइबर क्राइम के बारे में,
उसमें काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे ऑल ओवर इंडिया 28 स्टेट से कॉलेजेस से इंजीनियरिंग कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आए थे। बहुत अच्छे उसमें प्रोजेक्ट्स हमें मिले थे। उन प्रोजेक्ट्स पे सॉल्यूशंस पे राजस्थान पुलिस की एक टीम काम कर रही है और जो भी इम्प्लीमेंट होने लायक उनमें से कुछ सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के, उनके बारे में पूरा स्टडी करके रिसर्च करके कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन होने वाली जो चीज़ें हैं उस पर निश्चित रूप से आगे राजस्थान पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी। जून में जयपुर में महिला बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट कर 17 लाख रुपए ठगे थे। इसमें भी पीड़िता ने एफडी तुड़वाकर पैसे दिए थे। पुलिस ने हालांकि इन आरोपियों को पकड़ लिया था। जुलाई में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को भी 2.25 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर 2 लाख रुपए ठगे गए थे। साइबर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर बताया कि डिजिटल अरेस्ट और बच्चों की गिरफ्तारी के नाम पर धोखे से बचने के लिए क्या करें और क्या नहीं। साइबर पुलिस के अनुसार डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा साइबर फ्रॉड है जिसमें लोगों को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अफसर बनकर विदेशी नंबर से कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर ठगा जा रहा है। कॉलर कहता है कि आपके पैन या आधार कार्ड का इस्तेमाल कर पार्सल भेजा गया है जिसमें MDMA ड्रग या नशीली दवा मिली है। फिर एक फर्जी नोटिस भेजकर कहा जाता है कि आप खुद को घर के एक कमरे में बंद कर हमारे सवालों के जवाब दें। इस तरह लोगों की इन्वेस्टमेंट और बैंक डिटेल लेकर मोटी रकम अपने खातों में जमा करवाते हैं। बच्चों की गिरफ्तारी का डर दिखाकर भी ठगी कर रहे हैं। दोनों ही मामलों में जालसाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर पुलिस ने इन दोनों ही मामलों में एडवाइजरी जारी की है कि ऐसी परेशानी आए तो क्या करें और क्या नहीं। साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पकड़ने में पुलिस को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? देखिए, जैसे ही कोई साइबर क्राइम रिपोर्ट होता है हमारे पोर्टल पे या संबंधित थाने या साइबर थाने पर, उसको तत्काल पंजीबद्ध किया जा करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हर साइबर क्राइम बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोशल मीडिया के यूज़ से होता है, तो उसका एक प्रिंट डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपराधी ने छोड़ा है। हमारा अनुसंधान अधिकारी इतना दक्ष होना चाहिए कि उस प्रिंट को समझ सके और उसको आगे डेवलप कर करके उस अपराधी तक पहुंच सके। जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट इन दिनों में सामने आता है कि साइबर क्रिमिनल्स स्थानीय न होकर के वो हो सकता है भारत के किसी अन्य प्रदेश से कर रहे हों या हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स भी हों। अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स के संदर्भ में आगे जाकर एक सर्टेन पॉइंट पर लिमिटेशंस आती है जिसमें बेसिकली फिर CBI का जो इंटरपोल डिवीजन है उसके मार्फत ही आगे कार्रवाई की जा सकती है। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, बट एजेंसीज के समन्वय से इनको भी दूर करके तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। साइबर पुलिस ने बताया कि अनजान नंबर, खासकर जो +92 से शुरू होते हैं, उससे आने वाले कॉल या वीडियो कॉल को रिसीव न करें। अनजान व्यक्ति को अपने बच्चों या परिवार की जानकारी न दें। यदि आपका बच्चा दूसरे शहर या देश में है तो वहां के जरूरी संपर्क नंबर अपने पास रखें ताकि वक्त आने पर वेरीफाई किया जा सके। यदि कोई व्यक्ति खुद को पुलिस अफसर या वकील बता रहा है तो फौरन उसकी बात पर विश्वास न करें। भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई नियम नहीं है, इसलिए किसी के कहने पर खुद को कमरे में बंद न करें। अपनी निजी जानकारी जैसे बैंक खाते, पैन, आधार नंबर किसी से भी साझा न करें और कोई भी संस्था आपका निजी पैसा किसी शासकीय खाते में जमा नहीं करवा सकती है।